नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं और आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। टेक्स्ट बुक की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। इसमें हमने चैप्टर नंबर 11 तक टेक्स्ट बुक की बात करें तो क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिए हैं, और वर्कबुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 तक वर्कबुक विथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है। सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज़, एक यात्री की निगाह में भारत। ठीक है, यात्री मीन्स जो फॉरेनर्स कह सकते हैं, जो बाहरी दूसरे देश के लोग हैं, वो इंडिया आते हैं तो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, है ना। ये सारी बातें इसमें बताई गई है ना। सबसे पहले कोटेशन पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से और क्लियर हो जाए। व्हाट काइंड ऑफ नेशन डिड इंडिया इमर्ज आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद भारत किस रूप में उभरा, है ना, किस प्रकार का राष्ट्र बना, इसमें ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक चित्र और है, थोड़ा सा हम देखें तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि ट्रेवलर्स, है ना। देखिए यहाँ पर एक लड़की है और इधर एक लड़का खड़ा है। इनके पोशाक और कपड़ों का जो पहनावा है और पीछे का जो दृश्य है, इससे ये ऐसा पता लग रहा है कि ये कश्मीर के लोग होंगे, है ना। कश्मीर में इस प्रकार का पहनावा रहता है। ठीक है, पहाड़ भी ऐसे ही हैं। तो चलिए, अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस चैप्टर में मतलब इसके जो राइटर हैं वो हैं पल एस बर्क करके हैं। ये फीमेल राइटर हैं ना, और कौन से राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, भारत हमेशा से मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। बट आई हैड, यहाँ पर एक वर्ड आया है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का अर्थ होता है पृष्ठभूमि। बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, परंतु मैंने इसको अभी तक पूरा नहीं देखा है, व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको पूरा नहीं देखा है। येट द स्टोरी दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड हैड वोवन देमसेल्फ इनटू माय ग्रोवन ड्रीम्स। यहाँ तक कि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, है ना, वो कौन है, इंडियन फैमिली डॉक्टर है, और उनकी वाइफ ने अभी तक मुझे जो भी बताया है, जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तब से उनके द्वारा मैंने जो भी सुना है, उस सुनने से ही मैंने अपने सपनों को गढ़ा है ना। स्वप्न देखना मैंने स्टार्ट किया है कि भारत किस प्रकार का होगा, है ना। ग्रोविंग ड्रीम्स का अर्थ होता है सपनों को गढ़ना। आगे बढ़ते हैं। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट द कंट्री, और जहाँ तक मुझे हो सका मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है। फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्न ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्ध। मेरे पिताजी से मैंने बुद्धिज्म का अर्थ होता है बौद्धवाद ना, और भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ। यहाँ पर एक वर्ड आया है ह्यू, इस पर एक नंबर डला हुआ है, इसका अर्थ होता है कलर। क्या होता है, ए कलर, कलर का अर्थ होता है रंग, ए पर्टिकुलर शेड ऑफ ए कलर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि रंग, यह शब्द ही मुझे भारतीय जीवन के विविध रंगों की याद दिलाता है। मतलब भारत में भी विविध प्रकार के जीवन के रंग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जीवन शैलियाँ भारत में नज़र आती हैं। कहीं पे गरीब है, कहीं पे अमीर है ना, कहीं पर बुद्धिजीवी लोग जो कि ऐसा कहा जाता है कि शहरों में निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, ऐसी नाना प्रकार की जीवन दिनचर्या भारत में देखने को मिलती है।
एज वेरियस एज आवर अमेरिकन ह्यूमन सीन। यह उतना ही विविध है जितना कि हमारा अमेरिका का दृश्य है। सीन मतलब होता है दृश्य। इन कश्मीर, यदि हम कश्मीर की बात करें, वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेंडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया। कश्मीर में जहाँ श्वेत असभ्य आक्रमणकारियों ने कई वर्ष पूर्व यूरोप में प्रवेश किया था। यहाँ पर एक वर्ड आया है बारबेरियन। बारबेरियन का अर्थ होता है असभ्य, और इन्वेडर्स का अर्थ होता है आक्रमणकारी, जिन्होंने भारत में प्रवेश किया। द पीपल आर ऑफन फेयर, वो लोग सामान्यतः या प्रायः फेयर होते हैं। फेयर मतलब सफ़ेद रंग, गोरे रंग के। अर्बन हेड ब्लू आइड वुमेन आर ब्यूटीज देयर। और कश्मीर में अर्बन हेड है ना, देखो इस पर 2 नंबर डला हुआ है, इसका अर्थ होता है रेडिश ब्राउन इन कलर, है ना, लाल भूरे रंग जैसे बाल, है ना, नीली आँखें उन महिलाओं की, और वो बहुत सुंदर महिलाएं हैं। कहाँ की? कश्मीर की महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो काफ़ी सुंदर महिलाएं वहाँ की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि उनके जो बाल हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के बाल होते हैं उनके, और नीली आँखें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड ए कश्मीरी मैन हु थ्रो हिज हेयर इज़ डार्क, है ना, हैज़ आइज़ ऑफ ग्रीन कलर। अभी ही मेरी एक मित्र ने, अभी मेरी एक फ्रेंड, है ना, मेरी एक फ्रेंड ने कश्मीर के एक लड़के से, एक व्यक्ति से शादी की है जिसके हेयर वो डार्क मतलब काले रंग के बाल, और आँखें उसकी हरे कलर की आँखें थी। आगे बढ़ते हैं। द स्किन कलर ऑफ कश्मीरी इज़ लवली क्रीम। कश्मीर के लोगों का रंग जो है वो क्रीमी होता है ना, क्रीम के कलर जैसा होता है। एंड फीचर्स आर ए क्लासिक एज द ग्रीक, है ना, तो क्रीमी रंग का है और यूनानियों की तरह क्लासिक है। आगे बढ़ते हैं। बट ऑल पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू कासेसियन रेस। देखिए इस पर 3 नंबर डला हुआ है, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द रेसेस ऑफ पीपल हु हैव पेल स्किन। मतलब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है रेस। रेस का अर्थ होता है वंश या प्रजाति, है ना, तो एक विशेष प्रकार की प्रजाति, है ना, और ऐसे प्रजाति के लोग जिनका रंग प्रायः पेल स्किन होती है उनकी। पेल मतलब होता है पीले रंग का, या थोड़ा सा पीले रंग की स्किन का होना। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, किंतु भारत के सभी लोग पीतवर्णी प्रजाति के होते हैं। पीतवर्णी मतलब पेल स्किन। भले ही दक्षिण में वह किसी भी रंग के हों, यद्यपि वो अफ्रीकी लोगों की तरह काले होते हैं। देखिए आगे का भी मैंने थोड़ा बता दिया। व्हाट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन साउथ दो इट बी एज ब्लैक एज अफ्रीकन्स, है ना, जो साउथ में लोग थोड़े काले रंग के होते हैं वो जिस प्रकार से अफ्रीका के लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू सी हाउ इंडिया हैज़ ए वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। देखो किस प्रकार भारत के पास मानव जीवन में प्रवेश करने का रास्ता है। मतलब भारत में मानव जीवन में प्रवेश करने के कई रास्ते हैं। परमिटिंग का अर्थ होता है प्रवेश करना। एंड कंसिडर्ड हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड मेयरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस। और भारत ने अपने स्वतंत्रता को किस प्रकार से मैनेज किया है। एंड यस, और हाँ, बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स का अर्थ होता है व्यक्तिगत, और सुपीरियर का अर्थ होता है सुपीरियर का हम यहाँ पर अर्थ कह सकते हैं, सुपीरियर का अर्थ है यहाँ पर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति भी यहाँ से निकल कर आए हैं। सिर्फ अपनी स्वतंत्रता को ही कायम नहीं रखा है, श्रेष्ठ व्यक्ति भी भारत से निकल and the man in
चार्ज ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया एन इंडियन जर्नल। और कोरिया में एक भारत के ही व्यक्ति जो प्रिजनर्स मतलब जेल के कैदियों की अदला बदली करते थे, है ना। प्रिजन का अर्थ होता है जेल, और प्रिजनर मतलब जेल वाले, एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना। वो भी एक भारतीय ही थे। हु वॉन ट्रस्ट, ये हिस्ट्री की बातें हैं ना। हु वॉन ट्रस्ट फॉर ऑल, और उन्होंने सभी का विश्वास भी जीता। इवन द ब्लस्टरिंग एंड ऑक्यूसेशन एट होम एंड अब्रॉड हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया, ऑफ न्यू इंडिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि घरेलू व बाहरी क्रोधपूर्ण बयानों व आरोपों ने नवीन भारत के शांत आत्मविश्वास को नहीं बदला, है ना। देखो यहाँ पर ब्लस्टरिंग का अर्थ होता है क्रोधपूर्ण, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनएंडिंग आइडियलिज्म, मतलब भारत का जो आदर्शवाद था उसको अपरिवर्तित रखा। अनएल्डिंग का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, है ना। परमिटेस आवर वर्ल्ड लाइफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे कि ये किस बात का या कौन सा चित्र है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है, ताजमहल है ना। सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, जो कि आगरा में है। शाहजहां ने अपनी पत्नी बिलव्ड वाइफ मुमताज़ के लिए बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, मैं भारत क्यों गई। अब वो अपने आप से बात कर रही है। नॉट द ताजमहल देखने के लिए नहीं। आल्दो आई डिड सी इट बाय मूनलाइट, यद्यपि मैंने ताजमहल को चंद्रमा की रोशनी में देखा है। मतलब वह सिर्फ ताजमहल को देखने ही नहीं गई थी, है ना। वो गई कुछ और देखने के लिए थी, लेकिन उसने ताजमहल को भी देखा। और कब देखा, मूनलाइट में देखा, चंद्रमा की रोशनी में। ताजमहल पूरा संगमरमर से, मार्बल से बना हुआ है, और यदि फुल मूनलाइट हो, मतलब पूरी चांदनी रात हो, उसमें यदि ताजमहल को देखा जाए तो इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, ऐसा सुना है। नॉट फतेहपुर सिकरी, मैं फतेहपुर सिकरी देखने के लिए नहीं गई। आल्दो आई डिड सी इट, यद्यपि मैंने उसे भी देखा। एंड नॉट द ग्लोरी ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और ना ही नई दिल्ली के साम्राज्य को देखने के लिए गई। आल्दो आई डिड सी दैम, यद्यपि मैंने उसे भी देखा। बट मैं क्यों गई थी। आई वेंट टू इंडिया टू सी लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यद्यपि मैं भारत में उन दो समूहों को देखने और सुनने के लिए गई थी। कौन से, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज़, जो कि शहरों में रहने वाले बुद्धिजीवी यंग युवा व्यक्तियों को, एंड द पीजेंट्स इन विलेज, और गाँव में रहने वाले किसानों को। मतलब दो ग्रुप की उसने बात की। एक तो ये यंग इंटेलेक्चुअल जो कि शहरों में रहते हैं, युवा बुद्धिजीवी लोग, और दूसरे किसान लोग जो कि भारत के गाँवों में निवास करते हैं। दीज आई मेट इन लिटिल रूम्स, मैं इनसे छोटे कमरों में, छोटे घरों में मिली। इन द सिटी, शहरों में। इन लिटिल हाउसेस इन द विलेज, और छोटे छोटे घरों में, गाँवों, छोटे छोटे घर में गाँवों में भी मिली। मतलब गाँव में छोटे घरों में मिली, है ना। कमरों में शहरों में मिली, है ना। बुद्धिजीवी लोगों से शहरों में मिली, जो यंग बुद्धिजीवी हैं उनसे, और किसानों से गाँव में मिली। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और आज़ादी के लिए उनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में मैंने उनसे सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वार वाज इनविटेबल। इनविटेबल यहाँ पर एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इस बात पर विश्वास करते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसको टाला नहीं जा सकता। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, है ना। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाय दैट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब उन्होंने महसूस किया कि इंग्लैंड ने अपने वचनों को तोड़ा है, तो वे बहुत बुरी तरह से निराश थे, डिसअपॉइंटेड थे।
द इंग्लिश द डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रीस्टोर इंडिया टू पीपल। अंग्रेज़ों ने ये क्लियर कर दिया था कि हम भारत के लोगों को फिर से किसी विशेष उद्देश्य से नहीं दे रहे हैं। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड। भारत को जितना इंतज़ार करना था वह उतना कर चुके थे। देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया है सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी प्रीपोजिशन जो है ये किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। आपको यहाँ पर बताना है कि इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और यहाँ पर मुझे आप कमेंट्स करके बताएं कि सी यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंड पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वर ऑन सेम साइड इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन। परंतु भारत के किसान और भारत का बुद्धिजीवी वर्ग दोनों का जो अजय कॉम्बिनेशन था वो एक ही तरफ था। इट वाज गांधीज स्ट्रेंथ, यह गांधी जी की शक्ति थी। दैट मेड हिम नो एवरी क्लियरली दैट बोथ पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स मस्ट बी वांट टू वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्री। ये महात्मा गांधी का प्रयास, उनकी शक्ति ही थी। उनके कारण की वजह से भारत के किसान और बुद्धिजीवी वर्ग अच्छे से जान सके कि दोनों को साथ में मिलकर कार्य करना होगा अपने देश के लिए। हिज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, है ना। उन्होंने दोनों को अच्छे से होल्ड करके रखा। एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, और इसी के बलबूते पर उन्होंने उसको प्राप्त किया, किसको, आज़ादी को प्राप्त की। विदाउट वार परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट येट फुली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन। यद्यपि भारत वालों ने जो पूरी दुनिया को एक विशेष पाठ पढ़ाया है वह यद्यपि हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं। कौन नहीं सीख पाए हैं? अमेरिकन्स। वो जो राइटर हैं वो ऐसा कह रही हैं। दैट इंडिया हैज़ टू टीच इन दस विनिंग हर फ्रीडम। भारत ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो चीज़ की और उन्होंने जो पाठ पढ़ाया ये सारे विश्व को उनसे सीखना चाहिए। बिसाइड हर माइटी ट्रिम्फ ऑफ ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन, यहाँ पर एक वर्ड आया है ट्रिम्फ, इसका अर्थ होता है आनंद मनाना। बिसाइड मतलब इसके अलावा, अर्थात इसके अलावा उनकी रक्तहीन क्रांति की शक्तिशाली विजय के आगे हमारा स्वतंत्रता संग्राम आकार व धारणा में बहुत सकरा है। वह अब यहाँ पर तुलना कर रहे हैं अमेरिका और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, है ना। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक इन साइज एंड कंसेप्ट। श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना, है ना, या सकरा होना। इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी ए लेसन। भारत ने संपूर्ण मानव जाति को एक पाठ पढ़ाया है। एंड इट इज़ टू आवर पेरिल। इस पर पेरिल पर 5 नंबर डाला हुआ है। इसका अर्थ होता है सीरियस डेंजर, मतलब ख़तरनाक होना, संकट में आना, ठीक है। यदि हम ये नहीं सीख पाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी संकट की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं सीखते हैं, है ना, जैसे अहिंसा की बात करें तो हमारे लिए काफ़ी संकट की बात होगी। द लेसन, जो सबक, लेसन का अर्थ सबक होता है। दैट वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, है ना, मतलब युद्ध से सिर्फ मृत्यु और नुकसान के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता, है ना। लॉस मतलब हानि या नुकसान। एंड दैट ए नोबल एंड एश्योर्ड ओनली इफ़ द मीन्स टू अटेन इट आर ऑफ ए पीस विथ इट एंड आल्सो नोबल। और यह कि एक उच्च उद्देश्य का सफल होना तभी पक्का होता है जब आपको प्राप्त करने के साधन उसका एक भाग होते हैं, वह महान भी होते हैं। मतलब जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे महान व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको मार्क कर लेना, है ना, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बड़ा है। इसको 2 या 3 वीडियो में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद में आपकी वर्कबुक और जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बची हुई हैं वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।